हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है कि न्यू ब्लॉग्स में। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन मस्त होंगे। दोस्तों फाइनली आज हम आए हुए हमारे गांव में भोपार बृहद सिंचाई परियोजना के चलते एक बहुत बड़ा मीटिंग ले जा रहा है दोस्तों। और इसमें ग्राम सभा रूढ़ी प्रथा के तहत यहाँ पर बैठक हो रही। लगभग 14 ग्राम के जितने भी डूब क्षेत्र में प्रभावित हो रहे हैं लोग, सभी लोग यहाँ पर क्षेत्र में आ रहे हैं दोस्तों। और काफ़ी भीड़ रहेगी आज यहाँ पर। और कार्यक्रम जस्ट शुरू ही होने वाला दोस्तों। और इसमें क्या क्या प्रक्रिया बनता है, क्या क्या जानकारी होती है, सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन करना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आप तक पहुँच सकेगा। चलिए देख सकते हैं, काफ़ी बहुत ज़्यादा क्राउड आ रही है, बहुत पब्लिक आ रही है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कार्यक्रम रखा हुआ दोस्तों। तो काफ़ी लोग बाग आना शुरू हो गए हैं दोस्तों। और भलवार तमरहा कोटलदे से एक पिकअप भी आई हुई है, देख सकते हैं। वहाँ पे पब्लिक भर भर के आ रहे हैं दोस्तों। आए भी सरपंच साहब भी हैं। इसमें विस्थापन हो रहे हैं। वैसे अंकित में देखा जाए तो अभी 14 ग्राम ही आ रहे हैं। और मेरे हिसाब से तो अगर उस प्रोजेक्ट के आधार पर देखा जाए तो भोपार, इसका नाम जो है भोपार बृहद सिंचाई परियोजना। अब ये बृहद का मतलब होता है विशाल, इसका कोई सीमा नहीं है। अभी 14 गांव अंकित किए गए हैं। अब भोपार बृहद सिंचाई परियोजना जो इसका नाम है ना, तो बृहद का कोई अंत नहीं है, कोई अनंत नहीं है कि इसमें कितने गांव डूबेंगे। इसमें 14 गांव भी डूब सकते हैं, 50 गांव भी डूब सकते हैं, 60 गांव भी डूब सकते हैं, और 130-140 गांव भी डूब सकते हैं। अभी किसी को इसके बारे में सटीक जानकारी नहीं है। और मैंने कुछ सूत्रों से जानकारी मुझे चला है कि भोपार बृहद सिंचाई परियोजना में ये सन 2018 का प्रपोजल है, जो कि अभी अपने बीच में ये निकल प्रोजेक्ट निकल के आ रही है। और इसमें 28 से 29 लाख रुपया जो है सर्वे में अंकित किया गया है, और वो पैसा जो है खर्च हो चुका है। अभी जैसे भोपार बृहद सिंचाई परियोजना का जब एक समय बहुत ज्यादा आंदोलन वगैरह हो रहा था, कटनी जिला में हो रहा था, उमरिया जिला में हो रहा था, जिसमें यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं उमरिया के एवं कटनी जिला के जितने जैसे जिला अधिकारी हो गए, कलेक्टर साहब हो गए, एसडीएम हो गए, तहसीलदार हो गए, ये किसी भी को जानकारी नहीं था। अब उनके पास अपन ज्ञापन वगैरह देने जाते हैं तो कह देते हैं हमको कोई जानकारी नहीं है भोपार बृहद सिंचाई परियोजना के बारे में। अरे जब आपको भोपार बृहद सिंचाई परियोजना के बारे में आपको जब जानकारी नहीं है तो 29 लाख रुपए खर्च कैसे हो सकते हैं? सोचने वाली बात है। तो अपन के बीच में जो है गवर्नमेंट छुपा रही है। और उसी के विषय में आज जो हमारे ग्राम सभा रूढ़ी प्रथा के तहत जो भी यहाँ पे हमारे बाहर से आए हुए अतिथिगण है, वो आपके बीच में बात रखेंगे और इसके बारे में आप सभी को डिटेल देंगे और कैसा अपने गांव जल जंगल जमीन को बचाना है। क्योंकि विस्थापन होगा तो बहुत ही दर्दनाक विस्थापन होगा, यानी कि आपका जल जंगल जमीन घर द्वार सब बेघर हो जाएंगे। यहाँ के जीव जंतु पशु पक्षी सब बेघर हो जाएंगे। और बहुत ही जब सोचता हूं मैं, कभी जब मैं सोता हूं रात में, तो कभी मैं माइंड में जब भोपार बृहद सिंचाई परियोजना के बारे में जब कभी याद आता है मुझे, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये तो ढीमरखेड़ा जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र है। ढीमरखेड़ा जो है एवं कटनी जिला में तो जैसे बड़वारा विधानसभा में 2 ब्लॉक आते हैं, जैसे बड़वारा हो गया और ढीमरखेड़ा हो गया। लेकिन ढीमरखेड़ा आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ पे 99% आदिवासी लोग जो है खेती किसानी में आश्रित रहते हैं। जब उनका खेती ही किसानी में रह जाएगा, उनका घर द्वार ही नहीं रह जाएगा, तो भला वो जाएंगे कहाँ? आप सोचने वाली बात है। और सरकार जो है अपन को बहुत ही उल्लस सुविधा कर रही है और उस समय अपन को सामने आना ही पड़ेगा। हेलो। और इसके विषय में अपन को गौर करना पड़ेगा। तो हमारे जो बाहर से आए हैं मरकाम जी और सभी जितने भी अतिथि आए हुए हैं, वो सभी आपके सामने बात रखेंगे। और हमारे बीच हमारे सरपंच साहब रमेश प्रसाद दास जी, वो भी अपना बात रखेंगे भोपार बृहद सिंचाई के विषय में, थोड़ा लोगों को जागरूकता बताएं। आइए सरपंच साहब। देखो, जो भोपार बृहद सिंचाई योजना लाल सिंह मरकाम बाहर से आए हुए हैं। मैं समस्त अपने ग्रामवासियों से निवेदन करूंगा कि एक बार जोरदार ताली बजा कर उनका स्वागत करें। क्या बात है।
ऐसे ताली भी नहीं बजाना है। कैसे ताली बजाना है? एक लाइन पर कहा है, जिंदगी की राहों पर कभी खुशी कब गम होता है। जिंदगी की राहों पर कभी खुशी कभी गम होता है, और ताली तो वही बजाते हैं जिनके भुजाओं में दम होता है। तो जोरदार आपको ताली बजाना है। क्या बात है, क्या बात है, वाह भाई वाह। ये है हमारे लाल सिंह भाई मरकाम, और हमारे श्री विनोद सिंह मरकाम आए हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आप। जोरदार, जय जोहार, जय जोहार। क्या बात है। परिचय भी देखिए इनका, देखिए कैसे हमारे समाज के बीच में संघर्ष करने के लिए ये तैयार हैं। धन है इनके माताओं पिताओं को। और हमारे गोविंद सिंह हैं मरकाम, वो भी बाहर से आए हुए हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आप। जोरदार, करीब से आए हैं, करीबी है, नजदीकी है, ये भी समाज सेवी है। और हमारे उनका भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। क्या बात है। और हमारे अजय सिंह मरकाम है, जो बुढ़ावे से चल के आए हैं, वो उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। क्या बात है, जय सेवा, जय जोहार। और हमारे भी समाज से भाई हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और हमारे नेताजी हैं सम्माननीय, प्रणाम, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और शोभे से हैं सरई वाले, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। क्या बात है। जो इस मंच को रंग आपने बनाया है, रंगीन बनाया है, कितना अच्छा आज यह मंच लग रहा है। और हमारे बीच पर ये जो वरिष्ठ लोग आए हैं, हमको एक दिशा निर्देश देने के लिए आए हैं। दोस्तों, हम उनका हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं, जो ऐसे लोग समाज के बीच में रह करके और समाज की एक नई दिशा देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो देखो दोस्तों, तो ये बाबा साहब सम्मानी के दिशा निर्देश अनुसार, उनके संविधान के अनुसार ये कुछ बातें रखेंगे और हमारे बीच हम सबको संबोधित करेंगे। तो एक बार मैं तो आपसे चाहूंगा कि बाबा साहब भी ये काम चालू हो गया है और काम चल रहा है, तो इसके बारे में अपन विमर्श करेंगे उन महापुरुषों से कि हम अज्ञानियों को एक सुगम सुलभ रास्ता बताएं, ताकि हम इस कीचड़ से निकल पाएं और उस मंजिल तक पहुंच पाएं और इस काम पर सफलता हासिल। बृहद परियोजना है ना, भोपाल बृहद परियोजना, भाई ये तो सभी लोगों को मालूम है, लगभग सभी को मालूम है कि हमारे गांव ग्राम में भोपाल बृहद परियोजना चल रहा है ना। लेकिन समस्या इस बात का है कि कितने दिनों से चल रहा है। भाई सुनने को मिल रहा है, मान लो कि ये जो सिस्टम चालू हुआ तो मान लो 2018 से लाया गया है ना, लेकिन हमको अवगत कब हो रहा है? 2024 में। तो मान लो इतने साल मतलब कहाँ रहा, कैसे बना, ये सोचने का विषय नहीं है। भाई हमको आज पता चल रहा है, जबकि ये स्कीम लाई हुई जो है तो 2018 की है, तो ये सोचने का विषय नहीं है। अब समस्या इस बात की है कि अब हम लोगों ने क्या किया, इस भोपाल बृहद परियोजना को रोकने के लिए हमने क्या किया, हमारे गांव के लोगों ने क्या किया, कोई प्रयास किया क्या? भाई ये मेरे विषय नहीं है, ये आपका विषय है, आपके गांव का विषय है, आपका गांव स्थापित होने जा रहा है, तो आप लोग तय करेंगे ना कि हमें क्या करना है अपने गांव ग्राम को बचाने के लिए, नहीं है। लेकिन समस्या इस बात की 2018 में पास हुआ, सेक्शन हो गया और जानकारी हमको 2024 में लग रहा है। जब मतलब कौन सी कंडीशन में, जब मान लो कि वो कार्य शुरू होने वाला है तब हमको पता चल रहा है। मतलब जैसे नहीं कहते कि व्यक्ति के अगर प्राण में मतलब शरीर में अगर प्राण है तो उसमें कोई भी दवा दारू काम कर सकता है, मान लो अगर उसको दे तो, है ना। लेकिन जब उसके कुल मिला के शरीर से प्राण ही खत्म हो गया तब उसको कौन सी दवाई देंगे? फिर तो दवाई व्यर्थ है ना, नहीं है।
भाई उसी प्रकार जैसे 2018 में ये सेक्शन पास हुआ, भोपाल बृहद परियोजना, लेकिन हमको इसके बीच में अवगत नहीं। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, मान लो 5-6 साल बाद हमको ये अवगत हो रहा है। मतलब जब वो लास्ट कंडीशन में खड़ा है तब हमको मालूम हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब सरकारों की चालबाजी है ना, नेताओं की चालबाजी है, सरकारों की चालबाजी के लिए काम करता है, गांव ग्राम के लिए काम करता है। अब हम लोग यही बात नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए तो हमारे साथ समस्या ज्यादा पैदा होती है ना। अब समस्या ये है कि देखिए अभी तक अपन ने जो काम किया, जब राधे श्याम का कोरिया आया था, क्या सही है ना? वही बात है। मान लो मान लो एक आवेदन मुख्यमंत्री तक हमारा व्यक्ति पहुंच गए, है ना। अब समस्या ये बात है कि 2 कार्य हुए, मतलब जब से हमको पता चला तब से हमने 2 आवेदन के माध्यम से एक रैली के मिला के मुख्यमंत्री तक पहुंचे, है ना। लेकिन इसके बाद अभी भी कोई संरचना हम नहीं सोच रहे हैं, अवैध तरीके से है। मैं आवेदन बना के लाया हूं, उस आवेदन के माध्यम से आपको मैं अवगत करा रहा हूं कि कैसे कैसे वो अवैध है ना। तो लाओ दादा आवेदन दिखाओ जरा वो। सभी लोग सोचें, ये बनाना हम सभी लोग सीखें। हर ग्राम सभा में इस प्रकार के आवेदन बनाने की जरूरत है, और आवेदन बनाएं सभी लोग, है ना। हम आवेदन बना करके उसको पहले अवगत कराएं, इसके बाद एक सबसे ऊंची ग्राम सभा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, देखो ना तो विधानसभा सुप्रीमो है और न लोकसभा सुप्रीमो है। अगर कोई सुप्रीमो है तो कौन? सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीमो नहीं है, क्योंकि ये जजमेंट ही कह रहा है ना, ये जजमेंट ही कह रहा है कि 18 अप्रैल 2013 वेदांता जजमेंट लोकसभा न विधानसभा सबसे ऊंचा ग्राम सभा। तो कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ना। तो न विधानसभा सुप्रीमो है और न लोकसभा सुप्रीमो है। अगर कोई सुप्रीमो है तो कौन है? गांव की ग्राम सभा। अगर डरना है तो किससे डरना है? गांव की ग्राम सभा से डरो, और किसी से डरने की जरूरत नहीं है, न पुलिस से, न प्रशासन से, न ऑल टोटल किसी कर्मचारियों से। भाई ये पावर है, लेकिन समस्या ये है कि जब हम जानते नहीं है तो पावर ही नहीं है, समस्या है ना। और उसी के तहत दूसरा पॉइंट डाले, जैसे बॉम्बे लैंड रेवेन्यू रूल्स 1921 के तहत भू राजस्व का मालिकाना अधिकार आदिवासी समुदाय को पटेल एवं मुखिया मुकद्दम के अधिकार में होता है। मतलब ये कब की बात कर रहा हूं मैं? बॉम्बे लैंड रेवेन्यू रूल्स 1921, मतलब हमारा देश कब आजाद हुआ? देश का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, आजादी का करारनामा और सत्ता का हस्ताक्षर 1947 में, मतलब देश हमारा क्या हुआ? आजाद हुआ। लेकिन संविधान कब लिखा गया? 1950 में संविधान का संशोधन हुआ और उसे लागू किया गया। अब मैं इसके भूतपूर्व पहले की बात कर रहा हूं, 1921 की बात कर रहा हूं, 50 की बात नहीं कर रहा हूं, 1921 की बात कर रहा हूं। तो अब सोच लो कि उसमें कितना फर्क है। मतलब जब ये संविधान नहीं बना था तो संविधान के प्रारंभ ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्रों में किस प्रकार की व्यवस्था थी जब ये संविधान नहीं था? गलत है। अब ये दादा लोगों को पता होगा कि जैसे मैंने रेवेन्यू रूल्स की जो बात की, रेवेन्यू रूल्स 1921 के तहत, तो रेवेन्यू वसूलने का जो अधिकार होता था गांव के पटेल और मुकद्दम को होता था। पहले गांव का टैक्स कौन लेता था दादा? गांव का पटेल मुकद्दम देता था ना टैक्स, कि सरकार को देते थे तुम लोग। इसीलिए वही एक जजमेंट बोल रहा है कि बॉम्बे लैंड रेवेन्यू रूल्स के तहत जो है तो आदिवासी का भू राजस्व का मालिकाना अधिकार है वो आदिवासी समुदाय के पटेल एवं मुखिया मुकद्दम के अनुसार होता है।
भाई रेवेन्यू पहले पटेल लोग वसूले थे, जमीन का भी जो टैक्स हुआ करता था तो वो कौन पटेल ही वसूलता था ना। तो वो चीज हमको अवगत कराना पड़ेगा, नहीं कराना पड़ेगा, तब हम जाकर के कहीं मजबूत होंगे, है ना। तो इस प्रकार का मामला। फिर अपन उसमें क्या लिखते हैं कि अनुच्छेद 21 के तहत, भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 के तहत शांति पूर्वक जीवन जीने का संवैधानिक उपबंध है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 के तहत शांति पूर्वक जीवन जीने का संवैधानिक उपबंध है। और संवैधानिक उपबंध इनके बताए हुए मार्ग पर चले ताकि हमारे गांव स्थित रहे और यहाँ पर डैम न बन पाए। दोस्तों आज का जो कार्यक्रम रहा बहुत अच्छा ही हुआ कार्यक्रम। अब भोपाल बृहद सिंचाई परियोजना से संबंधित जितने भी राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सभी को यहाँ पे ग्राम रूढ़ी प्रथा के तहत मतलब कि सभी को आवेदन दिए जाएंगे पोस्ट ऑफिस द्वारा। उसके विषय में आज ये चर्चा हुई है दोस्तों। और आई होप वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो गया, रात भी हो चुका है, तो वीडियो को यहीं विराम देंगे। आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो बनाए तो नोटिफिकेशन करना ना भूलें ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आप तक पहुँच सकेगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।